जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वाले सेशन में अपन ने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वैनिशिंग फॉरेस्ट क्या होते हैं, इन जनरल फ्लोरा एंड फौना की सिचुएशन क्या है इंडिया में, और आईयूसीएन किस तरह से क्लासिफाई करता है स्पीशीज को। अगर वो सेशन देख लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो पहले वो वाला सेशन देखो, उसके बाद इस सेशन पे आना। आज अपना पहला टॉपिक है कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये जो हमारा रिच एंड डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिप्लीट हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। उसके क्या कॉजेज हैं, उसके क्या कारण हैं। एक तो ह्यूमन बींग्स हमेशा से ही फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट रहे हैं, और इसको हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑब्टेन भी करते हैं। रिसोर्सेज जैसे वुड, रबर, मेडिसिन्स, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर, और ये जो हमारी डिपेंडेंसी है, यही इवेंचुअली कारण बन गई इन रिसोर्सेज के डिप्लीशन का। अगर हमें फॉरेस्ट की नीड ही नहीं होती तो हम क्यों काटते फॉरेस्ट को? अगर वाइल्ड लाइफ पे हम डिपेंडेंट ही नहीं होते तो हम क्यों इनकी लाइफ से इंटरफेयर करते? कॉजेस क्या हैं? सबसे पहला कॉज कॉलोनियल रूल। डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट इंडियन फॉरेस्ट को सबसे ज़्यादा डैमेज अगर हुआ है तो वो हुआ है कॉलोनियल पीरियड की पॉलिसीज से। दूसरा एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है। अब इस डिमांड को मैच करने के लिए एग्रीकल्चरल एरिया एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, और वो कहाँ से आएगा? फॉरेस्ट काट के। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसका तो एसेंस ही यही है कि फॉरेस्ट के किसी छोटे से पैच को क्लियर करो जला के या काट के, और फिर उस पर एग्रीकल्चर करो जब तक वो प्रोडक्टिव है। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे डैम्स, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, हाईवेज, इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत लंबे चौड़े फॉरेस्ट लैंड को क्लियर आउट किया जाता है, काटा जाता है। माइनिंग, माइनिंग जहाँ भी होगी फॉरेस्ट काटा जाएगा, और आसपास का फ्लोरा एंड फौना डिग्रेड होता ही है, नेचुरली होता है। एंड अदर ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स जैसे पोचिंग, हंटिंग एक्सेट्रा, और भी फैक्टर्स हैं, वो आगे देखेंगे डिटेल में, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कॉलोनियल रूल। इंडियन फॉरेस्ट को अगर सबसे ज़्यादा डैमेज अगर किसी फैक्टर की वजह से हुई है तो वो है कॉलोनियल पीरियड की पॉलिसीज़। जैसे कॉलोनियल पीरियड में एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज हुआ। अब रेलवेज को एक्सपेंड करना है, रेल पटरी बिछानी है, तो फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर भी तब इंडिया के हिसाब से नहीं होता था। इंग्लैंड में क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर करवाया जाता था। और इंग्लैंड में 1750s में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जिसे अपन बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। नई नई इंडस्ट्रीज का लगना शुरू हुआ, और इन इंडस्ट्रीज में जिस रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती थी उसके अकॉर्डिंग इंडिया में एग्रीकल्चर करवाते थे अंग्रेज लोग। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री के चैप्टर 2 में पढ़ोगे आप लोग, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हुआ बिहार में, और इस सत्याग्रह का पूरा एसेंस क्या था कि वहाँ के फार्मर्स को इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। और इंडिगो कल्टीवेशन के लिए क्यों फोर्स किया जा रहा था? क्योंकि इंडस्ट्रीज में डिमांड, इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज में डिमांड इंडिगो की थी। कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, इन दोनों के लिए एक कॉमन टर्म है। अंग्रेजों ने क्या प्रमोट किया? एनरिचमेंट प्लांटेशन। बेसिकली ये लोग क्या करते थे कि हमारे यहाँ की जो लोकल स्पीशीज़ हैं, जो नेचुरल स्पीशीज़ हैं, उनको डिस्करेज करते थे, उनको एलिमिनेट करते थे, और उनकी जगह पे किसी एक ऐसी स्पीशीज़ को प्रमोट करते थे जो कि कमर्शियली वैल्यूएबल हो, जिसकी कि इंडस्ट्रीज में इंग्लैंड में डिमांड हो। फॉर एग्जांपल इंडिगो, कि बिहार में नेचुरली होता था राइस वगैरह, और इन लोगों के यहाँ पे इंडस्ट्रीज में डिमांड थी इंडिगो की, तो इन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए। साउथ इंडिया में भी यही हुआ कि नेचुरल फॉरेस्ट जो थे साउथ इंडिया के, उनको तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, डैमेज कर दिया गया, और प्रमोट किया गया टीक का कल्टीवेशन। एनरिचमेंट प्लांटेशन इज द प्रैक्टिस इन विच अ single commercially valuable species was extensively planted and other species eliminated. अगला देखो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। इंडिपेंडेंस के बाद से एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड डिमांड बढ़ रही है, अब डिमांड को मैच करने के लिए एग्रीकल्चरल एरिया बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से 1951 से लेकर 1980 के बीच में 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड,
और अभी तो और पॉपुलेशन बढ़ रही है और फॉरेस्ट काटने की ज़रूरत है, और ये दिक्कत वाली बात है। आगे देखो, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे डैम्स, जैसे हाईवेज, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, इनके लिए फॉरेस्ट काटे ही जाते हैं। डेटा ये कहता है कि 1951 से लेके अब तक ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वॉज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ओनली। एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट एमपी में, इसके लिए ऑलमोस्ट 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट क्लियर किया गया। और अगर करंट अफेयर्स से जरा भी अवगत हो, जरा भी पता है, तो महाराष्ट्र में एक फॉरेस्ट है आरे फॉरेस्ट। इस आरे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है मेट्रो बनाने के लिए। कहने का मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट क्लियर आउट किए जाते हैं, काटे जाते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक है। माइनिंग जहां भी होगी वहां फॉरेस्ट भी काटे जाएंगे, फ्लोरा एंड फौना को डिग्रेड भी होना पड़ता है, बिकॉज माइनिंग एक्टिविटी ऐसी है, बहुत सारा डस्ट रिलीज होता है और बहुत सारे एरिया को कवर करती है, तो आसपास के जितने भी स्पीशीज हैं उनको हार्म होता ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, और इसके आसपास होती है डोलोमाइट की माइनिंग। डोलोमाइट एक मिनरल है, और इस डोलोमाइट की माइनिंग की वजह से जो वहाँ के स्पीशीज़ हैं उनका नेचुरल हैबिटेट, उनका रहने की जगह डिस्टर्ब हो रही है, डैमेज हो रही है, और जो स्पीशीज़ का माइग्रेशन रूट्स हैं जिस पे वो घूमते फिरते हैं वो ब्लॉक हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेट इंडियन एलिफेंट का माइग्रेशन रूट, फ्लोरा एंड फौना इवेंचुअली डिप्लीट हो रहा है, उनकी जीने की कंडीशन खराब हो रही है, उनके रहने की जगह खराब हो रही है। आगे देखो, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये ज़्यादातर होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, सेंट्रल इंडिया में, और इसको ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन के लोग। ये लोग क्या करते हैं कि ये कोई फॉरेस्ट है, इसमें एक छोटा सा पैच क्लियर कर लेंगे, जला देंगे या काट देंगे, और इस पर एग्रीकल्चर करना शुरू करेंगे। जब तक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही प्रोडक्टिविटी कम होने लगी, नीचे आने लगी, तो ये लोग इस जगह को छोड़ देंगे, फिर किसी दूसरी जगह को क्लियर आउट कर लेंगे। इसका तो नाम ही है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है। अगला है अदर ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, जैसे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। कहीं भी जाओ, किसी भी कारण की वजह से अगर फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं तो वहाँ पे रहने वाली जो भी लिविंग स्पीशीज़ हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका तो घर उजड़ गया, उनका तो हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो गया। हंटिंग एंड पोचिंग, इलीगली हंटिंग की जा रही है, पोचिंग की जा रही है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बिना सोचे समझे हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, बिना सोचे समझे हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं, ज़रूरत नहीं है फिर भी काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट हो रहा है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, आए दिन आप लोग सुनते होंगे कि यार पॉल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है। पॉइजनिंग, एयर की क्वालिटी दिन पर दिन डिग्रेड हो रही है। फॉरेस्ट फायर के नेचुरल कॉजेज भी हैं, मैनमेड कॉजेज भी हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से फायर के इंसिडेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सूखी पत्तियां जल्दी आग पकड़ लेती हैं, फॉरेस्ट में फायर लग जाती है। फिर कुछ लोग केयरलेस होते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ध्यान नहीं दिया, सिगरेट को फेंक के आ गए, फॉरेस्ट में फायर लग गई। अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज क्या है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन के? अनइक्वल एक्सेस। मजे की बात देखो, फॉरेस्ट का कोई रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल वुड काटी फॉरेस्ट से, उसका बना फर्नीचर, और वो फर्नीचर को ज़्यादातर कौन खरीदेगा? शहर में रहने वाला रईस आदमी, रिच आदमी फॉरेस्ट में ना रहने के बावजूद, फॉरेस्ट से बहुत दूर रहने के बावजूद भी फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, और जो बेचारा गरीब आदमी है जो उस फॉरेस्ट के आसपास रह रहा है, उसको गवर्नमेंट उस फॉरेस्ट में घुसने भी नहीं दे रही है। यही अनइक्वल एक्सेस है ना, यही इनइक्विटेबल कंजम्पशन है ना, कि एक आदमी तो शहर में रह के भी जंगल का शहद खा सकता है, और एक आदमी जो उसी हैबिटेट में रह रहा है, उसी जंगल के आसपास रह रहा है, उसको गवर्नमेंट उस जंगल में घुसने नहीं दे रही है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। ये प्रॉब्लमैटिक है, ये सोसाइटी को डिवाइड करता है। और आगे देखो, ये इंटरेस्टिंग है, ग्रेजिंग एंड फ्यूलवुड कलेक्शन। ये डिबेटेबल है, इस पर डिबेट है, बहुत तगड़ी डिबेट है। बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ये कहते हैं कि डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज में ये ग्रेटेस्ट डिग्रेडिंग फैक्टर है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अच्छा, इन एनवायरमेंटलिस्ट की बात में कुछ सच्चाई हो सकती है, कुछ सब्सटेंस हो सकता है,
बट फैक्ट ये नहीं है। फैक्ट ये है कि ज़्यादातर फ्यूल एंड फॉडर की जो डिमांड है वो पेड़ को काट के नहीं, लोपिंग से फुलफिल की जाती है। लोपिंग का मतलब कि कोई एक आधा डाली काट ली। अब फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रेजिंग के लिए फॉरेस्ट में आया, तो ऐसा थोड़ी है कि पूरा पेड़ काट ले जाएगा, एक दो डाली काट ले जाएगा। या कोई ट्राइबल खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए आया, तो या तो वो जो लकड़ियाँ ऑलरेडी गिरी हुई हैं उनको बीन के ले जाएगा, या फिर ऐसा थोड़ी है कि पूरा पेड़ काट ले जाएगा, एक दो डाली काट ले जाएगा। और फॉरेस्ट का मतलब होता है घास फूस नहीं, बड़े बड़े पेड़। तो ये कहना कि ग्रेजिंग और फ्यूलवुड कलेक्शन की वजह से पेड़ काटे जाते हैं, ये गलत है। हाँ, एक दो डाली काटी जाती है, वो अंडरस्टैंडेबल है। तो इसको डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना का कॉज बताना ये गलत है, ये कॉज नहीं है। और ये याद रखना, बिकॉज शायद चैप्टर के एंड में एमसीक्यू है, उसका आंसर यही है। आगे देखो, ये इंटरेस्टिंग है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, अच्छा पहले तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज समझो। आजकल तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके लिए बहुत कॉमनली एक टर्म यूज हो जाता है जिसे बोलते हैं अपन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। आजकल ये होता है, लेकिन जब ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ तब कहानी कुछ और थी। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तो वर्ल्ड लीडर्स को समझ में आ गया कि लड़ाई लड़ने में कुछ नहीं रखा, लोग मरते हैं, इकोनॉमी हार्म होती है। तो इन लोगों ने लड़ाई तो बंद कर दी, लेकिन एक नया फिनोमिना शुरू हुआ जिसे बोलते हैं कोल्ड वॉर। कि इन्होंने क्या है, ग्रुप्स बनाना शुरू किया और आर्म्स को यूज किए बिना ग्रुपिंग्स के थ्रू जितना हो सके सामने वाले को, एनिमी को हार्म किया जाए। वो लड़ाई चल रही थी, मतलब ऐसा हाथ पैर से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जिससे एक दूसरे को हार्म हो। तो कोल्ड वॉर शुरू हुआ, और इस कोल्ड वॉर के एरा में दो सबसे पावरफुल कंट्रीज थी, एक थी यूएस और दूसरी थी यूएसएसआर, जो आजकल रशिया है। यूएस ने बोला कंट्रीज को कि हमसे आगे जुड़ो, इसने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, नाटो। और यूएसएसआर ने बोला कि हमसे आगे जुड़ो। जो कंट्रीज यूएस से आगे जुड़ी उन्हें बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। उन्हें क्या बोलते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। जो कंट्रीज यूएसएसआर से आगे जुड़ी उन्हें बोलते हैं सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। ये जितने भी हरे में हैं वो हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, ये जितने भी लाल में हैं वो हैं सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। हालांकि इस डायग्राम में थोड़ी सी गलती है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है तुम्हारे लेवल पे। अच्छा, कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो ये वाली कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी है। इन्होंने बोला कि ना हम यूएस से मिलेंगे, ना हम यूएसएसआर के ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, हम इंडिपेंडेंटली डील करेंगे। जो हमारे साथ अच्छा है उसके साथ में अच्छा रहेंगे, जो हमारे साथ में बेकार है उसके साथ में बेकार रहेंगे। ये ज़्यादातर वो कंट्रीज थी जो कि किसी न किसी टाइम पे कॉलोनीज रहीं, जिनको किसी न किसी टाइम पे अधीन रखा गया किसी और कंट्री के। तो इन कंट्रीज को बोला गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। हालांकि आजकल तो जितनी भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए कॉमनली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोल दिया जाता है। अच्छा है, कहा क्या गया कि ओवर पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, वो एक बहुत बड़ा कॉज है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। ओवर पॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड एज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। लेकिन फैक्ट यहां पर है, फैक्ट ये है कि ऑन एन एवरेज एक अमेरिका का आदमी 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज कंज्यूम करता है देन एन एवरेज सोमालियन। सोमालिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है यहाँ पे अफ्रीका में। तो ऑन एन एवरेज अमेरिका का एक आदमी 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज कंज्यूम करता है देन एन एवरेज सोमालियन। तो ये कहना कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ओवर पॉपुलेशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का कॉज है, ये बात गलत है। इंडिया में भी यही है। इंडिया के जो रिचेस्ट 5% लोग हैं, जो सबसे अमीर 5% लोग हैं, वो प्रोबेबली एनवायरमेंट को, इकोलॉजी को ज़्यादा डैमेज क्रिएट करते हैं इन कंपैरिजन टू पुअरेस्ट 25%। अब देखो, ये तो अंडरस्टैंडेबल है। एसी किसके घर में ज़्यादा चल रहे हैं? जो अमीर है उसके में, गरीब के में तो है ही नहीं। कार्स, फैक्ट्रीज किसकी ज़्यादा चल रही हैं? जो अमीर है उनकी, गरीब की तो है ही नहीं। तो पॉल्यूशन ज़्यादातर क्रिएट कौन कर रहा है? जो रईस आदमी है। अच्छा, मजे की बात यह है, द फॉर्मर शेयर्स मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर्मर मतलब जो रिच आदमी है। रिच आदमी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है एनवायरमेंट की, तब सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सबसे ज़्यादा अमीर आदमी कर रहा है।
लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। आगे देखो। अच्छा, ये कुछ कुछ फैक्ट्स हैं। ओवर हाफ ऑफ द इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन। आधे से ज़्यादा इंडिया के नेचुरल फॉरेस्ट अब खत्म हो चुके हैं। 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड्स आर ड्रेन्ड आउट। वेटलैंड्स होते हैं वाटर कंटेनिंग बॉडीज, वाटर सेचुरेटेड बॉडीज। 1/3 से ज़्यादा वेटलैंड्स अब सूख चुके हैं, ड्रेन आउट हो चुके हैं। 70% ऑफ इट्स सरफेस वाटर बॉडीज आर पॉल्यूटेड। सरफेस वाटर बॉडीज मतलब पॉन्ड्स, लेक्स, इनमें से ऑलमोस्ट 70% आर पॉल्यूटेड। 40% मैंग्रूव्स आर वाइप्ड आउट। मैंग्रूव्स होते हैं जो कोस्टल एरिया में जो प्लांटेशन मिलती है, अपन ने पहले भी पढ़ी थी शायद, वेस्ट बंगाल वाली साइड में ज़्यादा मिलते हैं। कोस्टल एरिया की प्लांटेशन होती है मैंग्रूव्स, उसमें से ऑलमोस्ट 40% जो है वो वाइप आउट हो चुकी है। और आगे क्या लिखा गया है कि अगर ये हंटिंग, ये ट्रेडिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड कमर्शियली वैल्यूएबल प्लांट्स अगर ये कंटिन्यू रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि थाउजेंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज आर हेडिंग टुवर्ड एक्सटिंक्शन। ये खत्म होने की कगार पे जा रहे हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो, इनको नहीं बचाया गया तो। आगे देखो, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इसका इंपैक्ट क्या है, डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना का इंपैक्ट क्या है, किस किस ग्रुप पे इंपैक्ट है वो देखो। सबसे पहला इंपैक्ट है लॉस ऑफ कल्चरल बायोडाइवर्सिटी। देखो, फॉरेस्ट में ज्यादातर कौन लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग, इंडिजीनियस लोग, या फिर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज जिसको अपन बोल सकते हैं ट्राइबल पीपल। इन ट्राइबल पीपल का अपना एक कल्चर होता है, अपना एक जीवन जीने का तरीका होता है, बड़ा अलग अलग कल्चर होगा। तुम फोटोज में देखो, जो लोग ये पहन रहे हैं, जैसा लोग ये खाते हैं, जो इनकी सोसाइटी है वो बड़ी डिफरेंट है हमारी सोसाइटी से। तो इनकी एक कल्चरल डाइवर्सिटी है। लेकिन फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं तो इवेंचुअली क्या हो रहा है कि इनको रहने के लिए घर ही नहीं बच रहा है। कल्चर तो बाद में बचेगा, ट्राइबल्स का घर ही काट रहे हैं हम, तो फिर कल्चर कहाँ से बचेगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉरेस्ट कटने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो है कल्चरल डाइवर्सिटी लॉस हो रही है। सच लॉसेज हैव इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड एंड इम्प्रोवाइज्ड मैनी इंडिजिनियस एंड अदर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज। हमने इनको मार्जिनलाइज कर दिया, किनारे में कर दिया। अब इनको, इनकी कल्चरल डाइवर्सिटी छोड़ो, इनका जीना मुश्किल हो रहा है। इम्पैक्ट ऑन पुअर, ये जितना भी फ्लोरा एंड फौना डिप्लीट होता है उसका सबसे ज़्यादा इंपैक्ट होता है गरीब आदमी पे। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज हुआ, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स आ रहे हैं। ऐसी ऐसी जगह पे फ्लड्स आ रहे हैं जहाँ पे पहले नहीं आते थे और जहाँ नहीं आने चाहिए। ड्राउट्स के इवेंट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सूखे के इवेंट्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, देखो, फ्लड आया, अमीर आदमी हो, उसके पास तो 3 मंजिल का मकान है, एक मंजिल छोड़ेगा, दूसरी मंजिल पर रहना शुरू कर देगा। लेकिन गरीब आदमी जो कि झोंपड़ी में रह रहा था, उसकी तो झोंपड़ी बह जाएगी, बेचारा पहले ही गरीब, और ज़्यादा पॉवर्टी आ जाएगी। सूखा पड़ा, ड्राउट आया, तो अमीर आदमी तो 50-100 रुपए की बोतल खरीद लेगा पानी की, लेकिन गरीब आदमी बेचारा पानी कहाँ से लेकर आएगा। तो जो गरीब आदमी है वो हार्डेस्ट हिट है। द इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सीवियर ड्राउट एंड डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस्ड फ्लड्स हिट्स द पुअर द हार्डेस्ट। पॉवर्टी इन दिस केसेस इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अच्छा, गरीबों में भी सबसे ज़्यादा हिट या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है विमेन को। गांव में क्या होता है कि आदमी तो चला जाता है बाहर पैसे कमाने के लिए, विमेन बेचारी घर का सारा काम करती है। खाना बनाने के लिए अगर लकड़ी इकट्ठी करके लानी है तो विमेन करके लाएगी। कैटल के लिए जो खाना है, फॉडर है, वो कौन लेकर आएगी, विमेन लेकर आएगी। पानी भरने के लिए कौन जाएगी, विमेन जाएगी। गांव में तुमने देखा होगा, औरतें मटका भरने के लिए जाती हैं। अदर बेसिक सब्सिस्टेंस की नीड्स हैं, उसको कौन फुलफिल करेगी, विमेन करेगी। अब हो क्या रहा है कि डिग्रेडेशन हो रहा है, फ्लोरा एंड फौना का डिप्लीशन हो रहा है। अब सपोज करो कल तक किसी गांव में पानी मिलता था किसी कुएं पे पास में 100-200 मीटर दूर, अब वो कुआं सूख गया। अब यही औरत पानी भरने के लिए किसी दूसरे गांव जा रही है जो कि 10 किलोमीटर दूर है। इसकी वजह से 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये कि टाइम कंजम्पशन ज़्यादा होगा, इस औरत का टाइम ज़्यादा जाएगा। दूसरा, इसकी हेल्थ को प्रॉब्लम्स होंगे। अपन इस गर्मी में 1-2 किलोमीटर चल लेते हैं तो अपने को लगता है पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ये 10-15 किलोमीटर पानी भरने के लिए जा रही है। तीसरा, इसके घर पे जो भी इसके चिल्ड्रन हैं उनकी देख रेख कौन करेगा, उनकी पढ़ाई प्रॉपर हो ये इंश्योर कौन करेगा। तो सीरियस सोशल इंप्लीकेशंस भी हैं। देखो लैंग्वेज, एज दिस रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड द डर्जरी ऑफ विमेन इंक्रीजेस।
विमेन का काम, विमेन की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, एंड समटाइम्स दे हैव टू वॉक फॉर मोर देन 10 किलोमीटर टू कलेक्ट दीज रिसोर्सेज. दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर विमेन. एक तो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, दूसरा नेग्लिजेंस ऑफ यू होम एंड चिल्ड्रन. बच्चों पे ध्यान देने वाला कोई नहीं, घर पे ध्यान देने वाला कोई नहीं. इंक्रीज्ड वर्क आवर्स, टाइम ज़्यादा लग रहा है, विच ऑफन हैज सीरियस सोशल इम्प्लीकेशंस. विमेन हार्डेस्ट हिट होती हैं डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना की वजह से. आगे देखो, ये एक प्लांट की स्पीशीज दे रखी है, हिमालयन यू. इसका साइंटिफिक नेम है टेक्सस वाल्चियाना. ये एक मेडिसिनल प्लांट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये क्या है? मेडिसिनल प्लांट है, और ये मिलता है हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में. अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है हिमालयन यू? क्योंकि इसमें से केमिकल कंपाउंड निकलता है जिसका नाम क्या है? टेक्सोल. ये इस पेड़ की बार्क से, नीडल से, ट्विंग से, रूट वगैरह से मिलता है. अच्छा, टेक्सोल का यूज़ क्या है? टेक्सोल कैंसर को ट्रीट करने के लिए काम में आता है. इनफैक्ट आज की डेट में बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग जो है वो इस टेक्सोल से बनती है. और यही प्रॉब्लम हो गई इस पेड़ के लिए, बेचारे के लिए, कि जैसे ही मेडिकल कंपनीज वालों को ये पता चला कि इस पेड़ से कैंसर की ड्रग बनती है, तो इन लोगों ने इस पेड़ को ओवर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, काटना शुरू कर दिया, और अब ये पेड़ जो है वो थ्रेट में है. ये इंपॉर्टेंट है कि ये मेडिसिनल प्लांट है, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है. एक केमिकल कंपाउंड टेक्सोल इससे रिलीज होता है जो कि कैंसर को ट्रीट करने के काम में आता है. अब देखो आगे. अब तक अपन ने देख लिया कि कॉजेज क्या हैं और इम्पैक्ट क्या है. अब देखो कि कंजर्वेशन क्यों करना चाहिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का, और सरकार ने, हमारी ने, या हमने क्या किया है इस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए. सबसे पहले तो क्यों करना चाहिए. देखो, बड़ा सिंपल रीज़न. ये जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इस पे हमारा लाइफ डिपेंड करता है. ये हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है. पानी है, कहाँ से मिल रहा है? इसी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की वजह से. एयर, साफ एयर, पेड़ पौधे हैं तो साफ एयर मिलेगी. सॉइल, जो फर्टाइल सॉइल है, वो कैसे मिल रही है? इसी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की वजह से. तो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो इस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी से, वो इस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से हमें मिलता है. दूसरा, जितनी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी प्लांट्स एंड एनिमल्स की, उतना बेटर ग्रोथ होगी स्पीशीज की और ब्रीडिंग. ये जितना ज़्यादा डाइवर्स रहेगा इकोसिस्टम, उतना ज़्यादा बैलेंस्ड और बढ़िया रहेगा इकोसिस्टम. जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी कम होती जाएगी, उतना ज़्यादा हमको नुकसान है. और उससे भी बड़ी चीज़, एग्रीकल्चर फॉर एग्जाम्पल, वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप्स. हालांकि आजकल जेनेटिकली मॉडिफाइड एक दो सीड्स आने लगे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो ट्रेडिशनल क्रॉप्स पे ही डिपेंडेंट है. फॉर एग्जाम्पल फिशेज. अब फिशेज पानी में रहती हैं, और पानी के इकोसिस्टम को बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम. एक्वेटिक इकोसिस्टम बढ़िया है तो फिशेज की हेल्थ बढ़िया रहेगी. और वाइसा वर्सा भी ट्रू है कि अगर फिशरीज का लाइफ सिस्टम बढ़िया है तो एक्वेटिक इकोसिस्टम बढ़िया रहेगा. एक दूसरे पे दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, और हम इस सब पे डिपेंडेंट हैं. आगे देखो, हमारी सरकार ने क्या क्या किया कंजर्व करने के लिए, इस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए. पहला, सरकार लेकर आई एक इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. दूसरा, सरकार ने बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज एस्टेब्लिश किए, जैसे नेशनल पार्क, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स. और तीसरा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए गए स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए. देखो कैसे. पहला है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. इस इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का पर्पस ही ये था कि जो स्पीशीज एंडेंजर्ड है उनको बचाया जाए. इसमें बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए फॉर प्रोटेक्टिंग द हैबिटेट्स. जिन हैबिटेट्स में जानवर रह रहे हैं उनको बचाने के लिए. अब ज़्यादातर हैबिटेट्स क्या है? फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट ना काटे जाएं, जहाँ पे लिविंग स्पीशीज रह रही हैं वो एरियाज को डिस्ट्रॉय ना किया जाए, उसको बचाने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर. और एक ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज जारी की जाने लगी. इसमें जो भी स्पीशीज आती थी, जिन भी स्पीशीज को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता था, उनको लीगल प्रोटेक्शन थी. अगर कोई फिर इनको मारने की या इनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता था तो उसको एडिक्वेटली पनिश किया जाता था. अच्छा, इनिशियली इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का फोकस रहा एनिमल स्पीशीज पे, और वो भी उन पे जो कि एंडेंजर्ड थी, जो कि खत्म होने की कगार पे थी.
तो इन्होंने उनको बचाने के लिए क्या किया, उनकी हंटिंग बैन करी, उनको लीगल प्रोटेक्शन दी, उनके हैबिटेट को लीगल प्रोटेक्शन दी, उनके ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट किया। लेकिन धीरे धीरे सरकार को समझ में आने लगा कि सिर्फ एनिमल स्पीशीज जो है वही खतरे में नहीं है, पेड़ भी खतरे में है, इंसेक्ट्स भी खतरे में है। तो एक नोटिफिकेशन आया, वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 का नोटिफिकेशन और 1986 का नोटिफिकेशन। उसमें बहुत सारे बटरफ्लाइज को, मॉथ्स को, बीटल्स को, ड्रैगन फ्लाई को, इनको भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज की लिस्ट में ऐड किया गया। और 1991 में पहली बार प्लांट्स की 6 स्पीशीज को ऐड किया गया प्रोटेक्टेड लिस्ट में। अच्छा, दूसरा क्या था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स। फर्क क्या है, नेशनल पार्क्स जनरली फोकस करते हैं वाइल्ड एनिमल की स्पीशीज पे, नेशनल पार्क्स जनरली फोकस करते हैं वाइल्ड एनिमल की स्पीशीज पे, जैसे लायन, टाइगर, राइनो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज फोकस करती हैं जनरल स्पीशीज पे, जैसे सिट्रस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पिचर प्लांट। और बायोस्फीयर रिजर्व फोकस करता है पूरे इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम अपन ने पढ़ा था, एक ऐसा नेचुरल हैबिटेट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ फिजिकल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में इस पूरे इकोसिस्टम पे फोकस किया जाता है, इस इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनके प्रोटेक्शन पे फोकस किया जाता है। अच्छा, नेशनल पार्क की जो बाउंड्रीज होती हैं वो लॉ के थ्रू डिफाइन होती हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व्स की जो बाउंड्री हैं वो भी लॉ के थ्रू डिफाइन होती हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जो बाउंड्रीज हैं वो परमानेंट नहीं होती, ऊपर नीचे होती रहती हैं। बायोटिक इंटरफेरेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है नेशनल पार्क में, बायोटिक इंटरफेरेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी। यहाँ पे लिमिटेड बायोटिक इंटरफेरेंस अलाउड होता है। अच्छा, टूरिज्म की अगर बात करें तो नेशनल पार्क्स में टूरिज्म परमिटेड है और प्रमोट किया जाता है कि भाई आओ घूमो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी टूरिज्म परमिटेड है। बायोस्फीयर रिजर्व्स में नॉर्मली टूरिज्म परमिटेड नहीं होता है, हाईली प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। इसके अलावा सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए स्पेसिफिक एनिमल्स को बचाने के लिए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। हमारे यहाँ पे क्रोकोडाइल की 3 स्पीशीज मिलती हैं, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियाल। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट चलाया। राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए, वन ऑन राइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया। कश्मीर स्टेग और हंगुल के लिए चलाया। इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, एशियाटिक लॉइन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये स्टेट बर्ड है राजस्थान की, इसके लिए भी प्रोजेक्ट चलाया, इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया। स्नो लेपर्ड के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया। और इन सब को, इन सारे स्पीशीज को इन प्रोजेक्ट्स के अंडर फुल या फिर पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दी गई कि अगर इनको मारा गया या इनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय किया गया तो लीगल एक्शन लिया जाएगा तुम्हारे ऊपर, तो इनको लीगल प्रोटेक्शन दी गई। अच्छा, प्रोजेक्ट अपन ये पढ़ रहे हैं कि स्पीशीज के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चले, तो एक प्रोजेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिया में चला वो है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में लॉन्च किया गया 1973 में, ये इंपॉर्टेंट है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। टाइगर जो है वो की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है। की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का मतलब कि किसी भी इकोसिस्टम में जो भी की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज होती है, अगर वो उस इकोसिस्टम में प्रेजेंट है तो पूरा इकोसिस्टम सही है, ये मान लिया जाता है। और अगर वो स्पीशीज नहीं है तो ये माना जाता है कि उस इकोसिस्टम में कुछ गड़बड़ है। तो टाइगर इज अ की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट जागी क्यों प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गवर्नमेंट ने 1973 में ये रियलाइज किया कि जब ये सेंचुरी शुरू हुई थी 1900s में, तब हमारे टाइगर्स की पॉपुलेशन थी कुछ 55,000 और 1973 में टाइगर्स की पॉपुलेशन रह गई सिर्फ 1827। इतनी पॉपुलेशन घट गई, इतनी पॉपुलेशन कम हो गई। देख रहे हो, 55,000 से सिर्फ 1827 टाइगर्स रह गए। और इंडिया और नेपाल में सबसे ज़्यादा टाइगर्स मिलते थे, तो सबसे ज़्यादा पोचिंग, इलीगल ट्रेडिंग भी इंडिया और नेपाल में हुई। टाइगर की पॉपुलेशन को थ्रेट क्या है, खतरा क्या है? एक तो है पोचिंग, इलीगल हंटिंग, दूसरा है श्रिंकिंग हैबिटेशन। जहाँ ये लोग रहते हैं टाइगर्स, वो फॉरेस्ट एरियाज को काटा जा रहा है, इनके रहने के लिए जगह ही नहीं है। तीसरा, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एग्रीकल्चरल एरिया बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। और लास्ट, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज
जिन पे टाइगर डिपेंडेंट है, वो स्पीशीज भी खत्म होती जा रही हैं, और वो स्पीशीज खत्म होती जा रही हैं, तो टाइगर किस तरह से सरवाइव करेगा। अच्छा, बुक में कुछ नाम दे रखे हैं, हालांकि आगे वाले चैप्टर्स में अपन पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स ढंग से, लेकिन इस चैप्टर में प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर कुछ नेशनल पार्क्स की बात हुई, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह है उत्तराखंड में। सुंदरवन, यह है वेस्ट बंगाल में। बंधवगढ़, यह है एमपी में। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह है राजस्थान में। मानस टाइगर रिजर्व, यह है असम में। और पेरियार टाइगर रिजर्व, यह है केरला में। अच्छा, ये इसके बाद कंजर्वेशन मेथड्स हैं, कंजर्वेशन कम्युनिटीज ने क्या क्या रोल प्ले किया है फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व करने के लिए, वो सब अपन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। इसमें कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, सब्सक्राइब कर लो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू वेरी मच।